आप लोगों का जिस तरह से डिमांड लगातार हो रहा था कि एमसीक्यू भी करवाया जाए सर, एमसीक्यू भी करवाया जाए, तो आज लगातार आप लोगों के लिए एमसीक्यू की ही कक्षा चलाई जा रही है, जिसमें पूर्व में अभी जस्ट बिहार स्पेशल की कक्षा जो कि 40 प्रश्नों की हुई है और अभी 50 प्रश्नों का साइंस का एकदम जबरदस्त प्रश्न लेकर के आए हैं। जी, ध्यान से आप लोग देखेंगे। और जो आप लोग का डिमांड था बाइलिंगुअल, तो वो बाइलिंगुअल में भी आपका चल रहा है अब, ठीक है। तो बिल्कुल हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो खास करके बीपीएससी एग्जाम को देखते हुए, जो सुपर टेट एग्जाम है आपका, उसी को लेकर के जो है ये बनाया गया है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे 50 प्रश्नों में कितना आपका सही होता है, निश्चित रूप से कमेंट भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात यही है कि सक्सेस की 92 पूरी तरीके से सुपर टेट की तैयारी को लेकर के पूरी एकदम अग्रसर है। सभी बैचों को धीरे धीरे जो है आपको सेटल करते हुए सुपर टेट को एकदम सुपर नहीं महा सुपर टेट बनाना है। इसको लेकर के आपको 1 to 5 के शिक्षक हो या 6 to 8 को हो या 9th 10th को हो या +2 के हो, सभी लोगों के लिए अलग अलग टाइम में अलग अलग बैचेज जो है लॉन्च किया जाएगा। जैसे ही सिलेबस आएगा, लगभग 15 तारीख के आसपास आपका सिलेबस आ रहा है और 15 तारीख से आपके लिए फिर अलग अलग नए बैच जो है लॉन्च किए जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा है नोबेल पुरस्कार से संबंधित। ध्यान देंगे, नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ, जिन्होंने खोज की थी। जो अल्फ्रेड नोबेल जो है, उन्होंने किस चीज का खोज किया था? कई लोगों का आंसर आ रहा एक का ए, हवाई जहाज की। देखिए बिल्कुल गलत जवाब आप लोग लगा रहे हैं। और सुबोध सिंह जी का सही जवाब है, देखिए ये डायनामाइट का खोज उन्होंने किया था। किस चीज का? डायनामाइट का खोज उन्होंने किया था। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था, ठीक है। अब अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1901 में हुई थी, 1901 ईस्वी में हुई थी। अगर बात करेंगे हमारे भारत के पहले कौन व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज मिला, 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला। रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला। और इनको जो मिला वो साहित्य के क्षेत्र में मिला, साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया गया। अब प्रश्न ये बनता है, अगर साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया गया तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, ये भी समझना जरूरी है। कितने क्षेत्रों में? तो कुल मिलाकर के अभी तक में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। और 6 क्षेत्र में कौन कौन से है? नंबर 1 आपका भौतिक हो गया। नंबर 1 भौतिकी के क्षेत्र में, चाहे वो खगोल में हो या जैसे हो, ठीक है, लेकिन भौतिकी के क्षेत्र में अगर किया जाएगा कोई अच्छा कार्य तो भौतिकी हो जाएगा। उसके बाद नंबर 2 आपका हो गया रसायन, रसायन विज्ञान हो गया, ठीक है, रसायन विज्ञान। नंबर तीसरा हो गया आपका अर्थशास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, ठीक है, अर्थशास्त्र। नंबर जो चौथा हो जाता है वो आपको साहित्य के क्षेत्र में हो जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। नंबर 5वां जो हो जाता है वो शांति के क्षेत्र में होता है, ठीक है, किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। और एक जो बच गया वो किस क्षेत्र में? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। जो लास्ट होता है छठा, वो किस क्षेत्र में? तो चिकित्सा के क्षेत्र में यदि कोई अच्छा कार्य किया जाए तो निश्चित रूप से जो है नोबेल पुरस्कार उनको भी दिया जाता है। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को देखा इस पहले प्रश्न से। नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है तो नोबेल पुरस्कार जो है, अगर हाँ एक चीज और जान लीजिए कि 1913 में जो है इनको दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी को। और लास्ट में 2019 में अभिजीत बनर्जी, जो भारतीय मूल के हैं, अभिजीत बनर्जी इनको जो है नोबेल पुरस्कार लास्ट में अभी मिला है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे अभी तक 9 भारतीय व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 9 भारतीय व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार अभी तक मिल चुका है, ठीक है। ये सारी बातें जो है आपका, ये आपका संबंधित था इस प्रश्न से। आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या कहता है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है? दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देखेंगे। दूसरा यह कृष्ण छिद्र से संबंधित है। ध्यान देंगे, कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल जिसको हम लोग कहते हैं, कृष्ण छिद्र। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ब्लैक होल सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है सीवी रमन, एच जे भाभा, एस चंद्रशेखर या हरगोविंद खुराना। किनके द्वारा किया गया था? ठीक है जी, देखेंगे किसके द्वारा किया गया था। ये एस चंद्रशेखर जी के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? एस चंद्रशेखर जी के द्वारा किया गया था। यानी कई लोग का ए ऑप्शन आ रहा है, कई लोग का बी आ रहा है, कई लोग का सी। देखिए रमन जी को जो है मिला था रमन मैगसेसे पुरस्कार के लिए, ठीक है, रमन मैगसेसे पुरस्कार के लिए, ठीक है, याद रखेंगे।
इन्हीं के नाम से जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है या सीवी रमन के नाम से जो है ये चलता है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। यहाँ एस चंद्रशेखर जी को जो है ये कृष्ण छिद्र के द्वारा जो है कृष्ण छिद्र के सिद्धांत के प्रतिपादन को लेकर के ये मिला था, ठीक है, इनको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा तीसरा नंबर क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है। ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन से संबंधित है। क्लास आप 9th 10th से शुरुआत करते हैं इसको पढ़ने का, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है कि आविष्कारक कौन है, आविष्कारक पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो न्यूटन साहब हो जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है, गति का नियम ये न्यूटन साहब के द्वारा दिया गया है, ठीक है। अब यहां देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है उसमें आप लोग पढ़े होंगे F बराबर GMM बट्टे R स्क्वायर, बट्टे क्या होता है R स्क्वायर। यानी जो दो वस्तुएं होती है, दो वस्तु, एक पृथ्वी हो जाता है, एक कोई छोटी वस्तु है, ठीक है, तो इसके बीच जो है इसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो बल होता है, ये बल क्या होता है, ये इसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नीचे है तो इसको कहेंगे व्युत्क्रमानुपाती कहेंगे, और स्क्वायर है तो वर्ग कहेंगे, और ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। यहाँ फिक्स होता है जी का मान, जी जो है गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक है, इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, और जी का मान बिल्कुल फिक्स होता है। जी का मान कितना होता है तो 6.67 गुने 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ये क्या होता है, कैपिटल जी का मान होता है, और ये फिक्स होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी यूनिवर्सल क्या कहा जाता है, यानी ब्रह्मांडीय सत्य कहिए एक तरह से, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये स्मॉल जी का भी मान जान लीजिए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है स्मॉल जी, जिसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न हो गया ये हमारा। अब देखेंगे अगला चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। देखिए चौथा नंबर प्रश्न जो है, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक चीज और, एकदम जबरदस्त तरीके से पूरी टीम आपको लाइव क्लास दिलवा रही है, ठीक है। यहां देखिएगा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहां पर देखिए 2 नंबर दिए गए हैं, दोनों नंबर में से किसी पर संपर्क करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। स्पीड कुछ ज्यादा हो रहा है सर, उमेश सर स्पीड तो हमारा ये रहता ही है, ये बहुत ज्यादा स्पीड नहीं है, हमें लगता है आप लोग थोड़ा सा स्लो हो गए हैं चलिए स्लो नहीं होना, डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है सर, डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन। अब टेंशन की क्या बात है बताइए, स्पीड हो या स्लो हो, आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो ऐप पर उपलब्ध रहता है एप्लीकेशन पर, तो कभी भी आपको टेंशन की बात ही नहीं है, जब मर्जी आप तब देख लीजिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आइए, डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है, डायनेमो जो होता है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बस इतना ही ध्यान रखना है। डायनेमो जो है एक अच्छा सा प्रश्न है और खूब पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। डायनेमो किस ऊर्जा को किसमें बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को। यहां अंग्रेजी भी देख सकते हैं, एनर्जी चेंज इन डायनेमो, डायनेमो जो है किस ऊर्जा को किसमें बदलता है। पहला है मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दूसरा है थर्मल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तीसरा है फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, और चौथा है नन ऑफ द एबव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है सर, यांत्रिक ऊर्जा को बिल्कुल विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। आ जाइए आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है सर, प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या है, ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 5 ये कह रहा है, देखिए 5 ये है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही युग्म है यानी सुमेलित नहीं है, कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। देखिए ओडोमीटर है पहला, ओडोमीटर, ओडोमीटर आप लोग जानते ही हैं, गाड़ी में लगा होता है ओडोमीटर, जो कि दूरी की माप करता है, क्या करता है, दूरी डिस्टेंस मापने का कार्य करता है। वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है, बिल्कुल सही बात है, सीधा दूरी मापने रहे तैयो और पहिया के द्वारा मापने रहे फिर भी बात तो बराबर ही है। आइए दूसरा, ये दूसरा क्या है यहां पर, ये ओंडोमीटर यहां पर आ गया, ओडियोमीटर यहां पर लिखा हुआ है और ए मीटर लिखा हुआ है। देखिए ये जो है यहां पर ये विद्युत चुंबकीय जो है तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए है, यहां पर वेव मीटर होता है, ठीक है, वेव मीटर है। आपको सही वाला पीडीएफ मिलेगा, सही किया हुआ पीडीएफ तैयार है, लेकिन ये जो है खुल गया है, ये दूसरा पीडीएफ खुल गया है, ठीक ना। तो देख लीजिए ये वेव मीटर यहां पर है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को मापने के लिए ये सही था। यहां पर है ध्वनि की तीव्रता मापने वाला जो है ये था, ऑडियो मीटर है, ये भी सही है।
और ये ऑडियोमीटर जो है ध्वनि की तीव्रता मापती है, ये सही है, ये ऑडियोमीटर है, यहाँ ओडोमीटर, यहाँ ऑडियोमीटर है, यहाँ पर वेव मीटर था, ठीक है। अब ये जो है ए मीटर जो है ये विद्युत धारा की माप करता है, समझिए, विद्युत धारा की माप करता है ये ए मीटर, ठीक है। और ये विद्युत शक्ति की जहां तक बात करते हैं, शक्ति का मात्रक क्या हो जाता है, तो वाट हो जाता है, ठीक है। और इसकी माप ए मीटर से नहीं की जाती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ विद्युत धारा का ये क्या होता है, विद्युत धारा मापने के लिए ए मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यही आपका गलत होना चाहिए था। इसमें चूंकि टाइपिंग थोड़ा सा एरर है, ये एरर है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसको सही कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट पीडीएफ जो आप लोग के पास पहुंचेगा वो शुद्ध रूप में पहुंचेगा, टेंशन नहीं लेना। आ जाइए अगला प्रश्न, देखिए क्या कहता है हमारा, वायुमंडलीय दबाव मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, ध्यान देंगे। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर नाम सुने होंगे, बैरोमीटर नाम आप लोग निश्चित रूप से सुने होइएगा। और बैरोमीटर का काम क्या है, वायुमंडलीय दाब का माप करना। किसका माप करता है, वायुमंडलीय दाब माप करता है। अच्छा आया क्या, हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर से किस चीज का नाप होता है बताइए, हाइड्रोमीटर से कोई साथी कमेंट कीजिए कि हाइड्रोमीटर से किसका होता है, बताएंगे हाइड्रोमीटर से, बता सकते हैं क्या जल्दी, हाँ इसका बी सही है। अब हाइड्रोमीटर की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोमीटर जो होता है ये द्रव का घनत्व मापता है। पिंकी जी क्या लिख रहे हैं, 18C 19B ये सब क्या लिख रहे हैं बताइए। ये क्या करता है, द्रव का घनत्व से घनत्व की माप की जाती है हाइड्रोमीटर से। अब है मैनोमीटर, ये क्या मापता है, ये दाब मापने का काम करता है। ये किस चीज की माप करता है, दाब मापने का काम करता है। अब ये हाइग्रोमीटर जो है आर्द्रता मापने का कार्य करता है। किस चीज की, आर्द्रता मापने का कार्य करता है ये हाइग्रोमीटर, ठीक है, हाइग्रोमीटर। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, हाइग्रोमीटर क्या हो जाएगा, ये आपका आर्द्रता मापी यंत्र है, ठीक ना, बिल्कुल। तो इस बात को भी आप ध्यान रख सकते हैं। वायुमंडल से पूछा है, आपका बैरोमीटर सही आंसर हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, अगला हमारा क्या कहता है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान देंगे। चलिए समझ में आ रहा है ना, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और प्रश्न का लेवल देख लीजिए, प्रश्न भी देख लीजिए बढ़िया से, क्या प्रश्न भी देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, हाइग्रोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है, क्या देखा है सो बताइए, हम लोगों ने क्या देखा है, हाइग्रोमीटर मापने, यानी हाइग्रोमीटर जो है किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है, किसको, तो आर्द्रता को। वायुमंडल में क्या, आर्द्रता, वायुमंडल में पर्याप्त आर्द्रता को मापने के लिए लिया जाता है। अच्छा समुद्र की गहराई मापने के लिए क्या होता है बताइए, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, फाइदोमीटर नाम सुने होंगे, फाइदोमीटर का उपयोग किया जाता है। फाइदोमीटर से समुद्र की गहराई की माप की जाती है। अच्छा दूध की शुद्धता, लेक्टोमीटर नाम सुने होंगे, लेक्टोमीटर नाम सुने होंगे, नहीं लेक्टोमीटर नाम सुने होंगे क्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं। देखिए 8 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 8 नंबर प्रश्न, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलने के लिए। क्या रेक्टिफायर का प्रयोग उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलने के लिए किया जाता है, या तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। क्या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, जी नहीं, ये रेक्टिफायर जो होता है वो एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है, यानी अल्टरनेटिव करंट को, यानी प्रत्यावर्ती धारा को किस में बदलता है, डायरेक्ट करंट में बदलता है, ठीक है, यानी दिष्ट धारा में बदलने का काम करता है। याद रखेंगे रेक्टिफायर जो हमारा है वो एसी टू डीसी में क्या करता है, चेंज करता है, एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है। आ जाइए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा प्रश्न क्या कहता है, एक्स किरणों का वेधन क्षमता। प्रश्न बहुत अच्छा है, देखिए एक्स किरणों को वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जाती है, वेधन क्षमता बढ़ाने की बात हो रही है, किसकी, एक्स किरणों की वेधन क्षमता बढ़ाई जाने की बात हो रही है। तनु में धारा बढ़ाकर, कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर घटाकर, जी नहीं, कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर को बढ़ा करके, किसको, जब कैथोड और एनोड के बीच, जो कैथोड हमारा है और एनोड हमारा है उसके बीच विभवांतर को बढ़ाएंगे तो वेधन क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी। क्या होगा, वेधन क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी। 9 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल डी हो जाएगा। आ जाइए देख लेते हैं अगला, लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। देखिए लेजर बीम का उपयोग कहां कहां किया जाता है, प्रश्न ये पूछा जा रहा है।
अंग्रेजी में भी आप लोग देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है लेजर बीम इज यूज्ड फॉर कहां कहां पर, कैंसर थेरेपी है ना, कार्डियो वेस्कुलर थेरेपी, आई केयर है ना, इन किडनी थेरेपी। तो क्या हो जाएगा, यानी कैंसर चिकित्सा में, गुर्दे की हृदय की चिकित्सा में, आंख की चिकित्सा में या गुर्दे की चिकित्सा में लेजर बीम का उपयोग कहां किया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए वैसे अगर देखें तो ये कैंसर में भी किया जाता है और किडनी में भी किया जाता है, गुर्दे में भी किया जाता है, ठीक है। कहा किया जाता है इसमें, और मस्तिष्क के जो ऑपरेशन होते हैं, मस्तिष्क का जो भी ऑपरेशन होगा तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहां पर आंसर क्या होगा, तो लेजर बीम का उपयोग ज्यादातर आपको कैंसर के चिकित्सा में किया जाता है, कम किया जाता है इन सब में। तो ये आपका सही आंसर ए हो जाना चाहिए, ठीक है। ज्यादातर जो है किसमें, कैंसर के चिकित्सा में किया जाता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए 11 नंबर देख लेते हैं, बिना शल्य चिकित्सा के, ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जा सकता है या किया जाता है, क्या सही आंसर होगा बताइए आप लोग। 11 नंबर का सही आंसर आपको बताना है। प्रश्न यही है कि बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है, यस और नो, बताएंगे जल्दी से। क्या हो जाएगा इसमें, क्या एक्सरे के द्वारा या फ्लूरोस्कोपी के द्वारा, लेजर द्वारा या अल्ट्रासाउंड के द्वारा, किसके द्वारा हो सकता है पथरी का इलाज, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सी सही जवाब है, लेजर के द्वारा, ठीक है। लेजर के द्वारा जब होगा तो बिना शल्य चिकित्सा मतलब बिना चीर फाड़ के ही ये आपका पथरी का इलाज हो सकता है। आइए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, देखिए बताएंगे कौन से धातु का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाएगा, बताइए कौन से धातु का उपयोग करेंगे विद्युत उत्पन्न करने के लिए। यानी कि कहता है व्हिच मेटल इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, पहला है यूरेनियम, दूसरा है आयरन, तीसरा है कॉपर, चौथा है एल्यूमिनियम। यूरेनियम जो है आपका ये एकदम सही जवाब है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलिए अगला देख लेते हैं, हमारा क्या कहता है 13 नंबर, कहता है हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक कौन सा है, अतिचालक और उच्च तापीय, ठीक है। अतिचालक ये उच्च तापीय है, क्या शुद्ध विरल भू धातु, मिश्र धातु, सिमेरिक ऑक्साइड, क्या सही आंसर होगा, या अकार्बनिक बहुलक। तो बिल्कुल याद रखना है कि सिमेरिक ऑक्साइड जो है आपका, ये सिमेरिक ऑक्साइड का जो है खोज किया गया है जो अति चालक के रूप में है, क्या है, अति चालक के रूप में है। आगे बढ़ेंगे, चलिए अगला देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, पराध्वनिक विमान, पराध्वनिक विमान है यहां पर, पराध्वनिक विमान, ठीक है। पराध्वनिक विमान देखेंगे, पराध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती पैदा करता है, कौन चीज पैदा करता है, पहला ऑप्शन संक्रमण तरंग, दूसरा प्रसरव्य तरंग, तीसरा अनुप्रस्थ तरंग और चौथा क्या है, ध्वनि बुम। सही आंसर क्या होगा इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जूम किया जाए, ओके चलिए जूम कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं और बड़ा बड़ा हो जाएगा, लीजिए अंग्रेजी लेकिन नहीं दिखेगा, जूम ज्यादा कर लेंगे तो, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा यहां पर देखिए, यहां पर जो हो जाएगा सही जवाब आपका होगा ध्वनि बुम, ये हो जाता, ठीक है। जो पराध्वनिक विमान होती है, जो वायु का वेग है उसकी चाल से अधिक चाल से चलती है, और जब उसकी चाल से अधिक चाल से चलेगा तो ये ध्वनि बुम कहलाता है, ठीक है। ये यहां पर ध्वनि बुम नामक प्रघाती उत्पन्न करता है, ठीक है, ध्वनि बुम। बिल्कुल आंसर हो जाएगा डी, सही जवाब है आपका। आ जाइए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 15 नंबर है, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि का क्या स्तर है, देखिए मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि का स्तर पूछा गया, यहां पर मनुष्य के लिए जो मानक ध्वनि है उसका क्या स्तर है। चलिए आ जाइए, अगर अंग्रेजी में देखना चाहेंगे तो कहता है द स्टैंडर्ड साउंड लेवल फॉर ह्यूमन इज 90 डेसिबल, 60 डेसिबल, 120 डेसिबल या 100 डेसिबल। सही कितना हो जाएगा बताएंगे आप लोग। देखिए वैसे तो ये कहा जाता है, मनुष्य की अगर हम बात करें तो 45 डेसिबल जो है मानक माना जाता है, 45 डेसिबल जो आपका होगा
ये 45 डेसिबल जो है ये आपका मानक माना जाता है। लेकिन 45 से 50-55 तक आपका चल जाएगा, यानी मैक्सिमम आप 60 डेसिबल को आप मान सकते हैं मानक, मैक्सिमम 60 से आगे आपको नहीं भरना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है। यानी अगर अंग्रेजी देखेंगे तो इधर देख सकते हैं, व्हिच मेथड इज यूज्ड फॉर वल्कनीज नेचुरल रबर। ठीक है, अब यहां देख लीजिए इसका जो है हिंदी में इसका ऑप्शन दिया गंधक के साथ गर्म करके, दूसरा ऑप्शन है, दूसरा है कार्बन ब्लैक के साथ गर्म करके, तीसरा है क्लोरीन गैस के साथ मिला करके, और चौथा है डाइफेनिएमिल मिला करके। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, अगर सही आंसर इसमें ढूंढेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंधक के साथ मिला करके। ठीक है, गंधक के साथ क्या होता है, रबर को मिला दिया जाता है और 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म किया जाता है, और गर्म करने की प्रक्रिया जो हो जाती है ये वल्कनीकरण हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे वल्कनीकरण हो जाता है। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, देखिए 17 नंबर, निम्नलिखित में से कहता है, प्रश्न ये कह रहा है निम्नलिखित में से यूरिया, ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन सी अभिक्रियाएं होती है। देखिए यूरिया की अगर हम बात करें तो ये यूरिया पहला ऐसा यौगिक था, कार्बनिक यौगिक था, जिसका निर्माण जो है मनुष्य के द्वारा किया गया था, पहला। ठीक है, अब इसका सूत्र देखेंगे तो NH2CO, NH2 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, NH2CO, NH2। अब इसमें आपको दिख रहा होगा, ज्यादातर दिख रहा अमोनिया और कार्बन दिख रहा है, तो इसमें अमोनिया और कार्बन वाला जो ऑप्शन होगा, अर्थात कार्बन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह से देखेंगे तो कार्बन CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, लेकिन यहां पर क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है ये, ठीक है, इसका मिश्रण जो है यूरिया के निर्माण में सहायता करता है, यानी बनाता है। यहां पर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अमोनिया NH3 हो जाता है, तो इन दोनों के ही संयोग से क्या बनता है, फिर आपका यूरिया बनता है। आ रहा समझ में, बताइए, जल्दी जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। सबसे पहला कौन सा जो है कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया गया था प्रयोगशाला में, तो पहला यही है आपका यूरिया ही है। आइए प्रश्न देख लेते हैं, ये फलों के मीठे स्वाद, फलों के जो मीठे स्वाद होते हैं वह किसके वजह से होता है, राइबोस के वजह से, लैक्टोज के वजह से, फ्रुक्टोज की वजह से, या माल्टोज की वजह से, किसके वजह से होता है, बताएंगे जल्दी से। सही आंसर आखिर है क्या, ये सही आंसर है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज के वजह से जो है फल क्या होता है, मीठा होता है। बिल्कुल, फैजान साहब का, तारकेश्वर जी का, मुकेश जी का, माधुरी जी का, सारे लोगों का आंसर सही आ रहा है। बिल्कुल, क्या हो जाएगा, एकदम याद रखेंगे, मीठे मीठे जो है यानी कि स्वाद जो होते हैं फलों का, ये फ्रुक्टोज की ही वजह से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, चलिए 20 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिए कार्बोहाइड्रेट यौगिक है, ध्यान देंगे, कार्बोहाइड्रेट इसके यौगिक है। अगर अंग्रेजी में देखें तो कार्बोहाइड्रेट इज द कंपाउंड ऑफ, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है किसका यौगिक है, किसका, किन चीजों का मिश्रण है, ये पूछा जा रहा है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आप लोग को आसानी हो जाएगा देखने में। आ जाइए, जूम थोड़ा सा कर लिए। आइए अब देखते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है साथियों कार्बन और हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तीसरा है कार्बन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और चौथा है कार्बन और नाइट्रोजन। तो सही आंसर क्या होना चाहिए 19 का। चलिए फैजान साहब कह रहे हैं ए होगा, तारकेश्वर सर कह रहे हैं बी होगा। बहुत ही अच्छा है सर आपका तैयारी, तो निश्चित रूप से निसंदेह हम कह सकते हैं कि आप लगभग क्वेश्चन का आंसर जो है सही देते ही हैं। ठीक है, आइए यहां पर क्या हो जाएगा, तो जो बी आपका ऑप्शन है यानी कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों का जो है मिश्रण होता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर। ये तीनों के तीनों पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है सर, क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है। अब देखिए यहां पर है व्हाट इज ऑब्टेन्ड व्हेन क्लोरीन इज एडेड टू एथिलीन, यानी क्लोरीन को एथिलीन के साथ अगर मिला देते हैं तो क्या होने वाला है, यहां पर क्या बनने वाला है।
बता सकते हैं कोई साथी? पहला है एथिलीन क्लोराइड। क्या एथिलीन क्लोराइड होगा? एथिलीन क्लोराइड होगा? नहीं। एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन होगा? नहीं। एथिल क्लोराइड होगा? हो सकता है। एथिलीन क्लोराइड होगा? क्या सही आंसर होगा? जल्दी से बताइए आप लोग 20 का क्या हो जाएगा सही? अच्छा डी बता रहे हैं, जी नहीं, एथिल क्लोराइड होगा। क्या बनेगा? एथिल क्लोराइड। अब इसकी संरचना भी बना सकते हैं। एथिलीन C2H2 होता है। अब इसमें आप जोड़ेंगे क्लोरीन, ठीक है, Cl2, ये क्या बनेगा बताइए? एथिल क्लोराइड बनेगा CH3Cl प्लस बनेगा HCl। तो ये जो हमारा बनेगा CH3Cl, ये क्या हुआ? एथिल क्लोराइड ही हुआ। ये एथिल क्लोराइड ही हुआ, ठीक है। ये हमारा एथिल क्लोराइड बनेगा और वो जो उधर बनेगा वो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा, ठीक है। बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे, जल्दी जल्दी बोलिए, बढ़ जाए। आइए 21 नंबर देख लेते हैं क्या कहता है। 21 नंबर प्रश्न ये कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? प्राकृतिक बहुलक की बात हो रही है। कहता व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल पॉलीमर? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल क्या है? पॉलीमर। कौन है जो नेचुरल नहीं है? पहला ऊन, ये तो भेड़ से प्राप्त करते हैं, खरगोश से प्राप्त करते हैं। चमड़ा, ये तो जानवरों से प्राप्त होता है। रेशम, ये भी कोकून से, प्यूपा से, इन सब चीजों से प्राप्त किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइलॉन। ये क्या होता है? ये बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण सूचना आप लोग को दे दें कि ये वीडियो जो है कल अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर, मॉर्निंग में अपलोड होगा, और आप लोग इसको फटाफट जो है थोड़ा सा शेयर कर देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे? थोड़ा सा शेयर कर देंगे, ये आप लोगों की जिम्मेवारी रहेगी, शेयर करना थोड़ा सा। आइए, जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रासायनिक ने किया था? आप लोगों को तो पता ही है कि अभी राज्यकर्मी स्पेशल, ठीक है, और सुपर टेट स्पेशल क्लास आपका चल रहा है। जो भी साथी ज्वाइन करना चाहते हैं वो यहां पर नंबर दिख रहा है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ रहता है। हमेशा ऐप पर जाकर के लिंक को क्लिक करके वहां से ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फोन कॉल के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं, व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। आइए, जीवन शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किस रासायनिक के द्वारा किया गया था? यानी जीवन शक्ति का सिद्धांत जो है यह किसके द्वारा दिया गया था, यह पूछा गया। आपके पास बर्जीलियस है, योहलर है, कोलबे है, क्या हो जाएगा यहां पर जो है? बर्थेलूट है। तो बर्जीलियस ने दिया था जीवन शक्ति का सिद्धांत। ध्यान रखेंगे, कौन दिया था? जीवन शक्ति का सिद्धांत बर्जीलियस के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ेंगे सर, अगला प्रश्न क्या कहता है? 23 नंबर, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन था? अभी जस्ट आपको बताया गया है, अभी जस्ट आपको बताया गया। जल्दी आप लोग आंसर बताइए, इसका क्या होगा? इसका आंसर 23 का क्या होगा? आप लोग बताएंगे। प्रयोगशाला में सबसे पहला कौन सा रसायन है जिसको तैयार किया गया था? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड। सही जवाब क्या है आपका? यूरिया। बिल्कुल सभी लोगों का सही है, किन्हीं का कोई गलती नहीं है, एकदम सारे लोगों का सही है एकदम से। आइए, प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक पूछा जा रहा है, बताइए बताइए। यहां पर ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, या सेल्यूलोज है? सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे जल्दी से? ग्लूकोज नहीं होगा, फ्रुक्टोज नहीं होगा, सेलुलोज यही होगा, सुक्रोज नहीं होगा। सेलुलोज होता है। आप कपड़ा पहनते हैं, रुई से बना होता है, रुई में लगभग 90% तक सेलुलोज होता है। कितने परसेंट? रुई में लगभग 90% तक सेलुलोज होता है, ठीक ना। अब इसी तरह से आप घरों में अनाज यूज करते हैं, इसमें भी सेलुलोज होता है, पुआल होता है, इन सब में भी सेलुलोज होता है, कपड़े जितने हैं सब में सेलुलोज होता है,
तो इस तरह से देख सकते हैं लगभग मैक्सिमम चीजों में सेलुलोज होता है, इसलिए प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में अगर कुछ पाया जाता है तो सेलुलोज पाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा। बढ़े आगे, बढ़ जाए आगे, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 25 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है देखेंगे, कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग होता है। आ जाइए, अंग्रेजी भी जब नोट किया हुआ है तो थोड़ा सा पढ़ लें इसको भी। नहीं, कहता है व्हिच प्लास्टिक इज यूज्ड फॉर पैकिंग फूड आइटम्स, यानी जो हम लोग भोजन को पैक करते हैं, नहीं पैक करते हैं तो पैक किया हुआ भोजन जो होता है, कंटेनर वगैरह जो होता है, वह जो है कौन से कहते हैं, कौन से जो है प्लास्टिक का उपयोग उसमें किया जाता है। पहला है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको पीवीसी के रूप में हम लोग जानते हैं, किसके रूप में, पीवीसी के रूप में जानते हैं। उसके बाद है पॉलीप्रोपिलीन, उसके बाद पॉलीएथिलीन, उसके बाद टेट्राफ्लोरोईथेन। सही आंसर क्या होगा ये बताना है जल्दी से। 25 का कई लोग बी बता रहे हैं, कई लोग सी बता रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, प्रयास करना जरूरी होता है। सही आंसर आपका क्या होगा ये अब बता देते हैं। देखिए 25 का सही आंसर पॉलीएथिलीन आपका हो जाएगा, सी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अब ये पॉलीएथिलीन जो होता है, इसमें इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, आप पानी पीने के लिए बोतल का इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं ना कितना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है पानी पीने के लिए। कंटेनर देखे होइएगा, शादी विवाह से लेकर के अब छोटा छोटा जो भी समारोह होता है, वो हर एक चीज में, हर एक जगह पर आपका कंटेनर उपयोग में लाया जाता है। नहीं, उसको चिपका करके मोड़ मार करके किधर फेंक दीजिए, लेकिन वो जैसे के तैसे रह जाता है, जल्दी खत्म नहीं होता है। ये कंटेनर जो होता है ये पॉलीएथिलीन का बना होता है। तो ये प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है जो खाना को पैक करने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ जाए क्या, चलिए आधी दूरी हम लोग तय कर चुके हैं, 25 प्रश्नों को देख लिया हम लोगों ने। अब आइए देख लेते हैं अगले 25 प्रश्न को। यहां पर देखिए दिया हुआ है अगला प्रश्न क्या है, यहां पर निम्नलिखित में से कौन हरित गैस है। हरित गैस की बात होता है, देखिए हरित गैस के रूप में सबसे ज्यादा अगर कोई जाना जाता है ग्रीन हाउस गैस के रूप में, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है सबसे ज्यादा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, यह जलवाष्प भी कहिए इसमें शामिल होता है, जलवाष्प भी रहता है। ठीक है, इसमें क्या क्या और शामिल रहता है, ये आपको मीथेन भी शामिल रहता है। ठीक है, मीथेन भी शामिल रहता है, N2O, SO2 ये सब, ठीक है, ये भी शामिल रहता है, मीथेन भी शामिल रहता है, ये सब शामिल रहता है उसमें। लेकिन मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो हरित गैस के लिए इसमें तो खैर सभी हो जाएगा, SO2 भी शामिल रहता है, सारे के सारे शामिल होते हैं। ठीक है, हाँ सारे के सारे होते हैं, उपयुक्त सभी हो जाएंगे, बहुत सारे गैस इसमें शामिल होता है। चलिए आ जाइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, 3 तत्व जिनका प्रयोग यानी उपयोग रासायन उर्वरक में किया जाता है। आप लोग जो भी लोग ग्रामीण परिवेश से होंगे वो खाद जरूर खरीदे होंगे, उर्वरक खाद खरीदे होंगे, बोरा में पैक होगा, नहीं बोरा में पैक रहता है। अब वो जब खरीदे होंगे उस पर दिखा होगा KN और P कहीं पर देखिएगा, या ऐसे रहता है NP और K। अब मतलब कोई 46%, कोई कुछ परसेंट, कोई कुछ परसेंट, इस तरह से दिया रहता है। अब ये देखिए NPK मतलब, N मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, P मतलब क्या हो जाएगा बताइए, P मतलब क्या होगा, फास्फोरस, फास्फोरस नहीं, और K मतलब पोटेशियम, K मतलब पोटेशियम। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का जो सही आंसर है वो बी में दिख रहा है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बिल्कुल आगे बढ़ जाएं, चलिए जल्दी से। ई का हो गया, अपने भाग गया। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे, सूखी बर्फ किसको कहते हैं। देखिए बड़े अच्छे प्रश्न है, व्हाट इज ड्राई आइस, सूखी बर्फ किसको कहते हैं, यह प्रश्न पूछा गया है। बताइए सूखा बर्फ किसको कहेंगे, इसका तो आंसर आप लोग जरूर देंगे, गलत तो हो ही नहीं सकता है। द्रव कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बर्फ के क्यूब और बुरादा, बर्फ के क्यूब और नमक, क्या हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसको शुष्क CO2 भी कहा जाता है, इसको शुष्क CO2 भी कहा जाता है। ठीक है, शुष्क CO2 भी कहा जाता है, ठीक ना। ये शुष्क बर्फ जो है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं।
आगे बढ़ जाते हैं एकदम से। अगला प्रश्न हमारा क्या देखिए, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? ये दो चीजों का मिश्रण होता है। किसका किसका मिश्रण होता है? थोड़ा सा इसको सही कर दें। ये दो चीजों का मिश्रण होता है। अब बताइए कौन कौन चीज का मिश्रण है यहाँ पे, बताएंगे जल्दी से। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का? जी नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन का? जी नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन का? बिल्कुल सही है। CO प्लस H2 जो होता है ये भाप अंगार गैस कहलाता। बिल्कुल, मुकेश जी का, राजेश जी का, रविरंजन जी का, तारकेश्वर प्रसाद का, देखिए पुण्य प्रकाश जी का, सुधा जी का, गीता जी का, सारे लोगों का सही आंसर आ रहा है। बिल्कुल, CO प्लस H2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन, इन दोनों का जो मिश्रण है वो क्या कहलाएगा? तो भाप अंगार गैस कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या हमारा है। 30 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अब बताइए कौन नहीं होगा। अभी जस्ट हम लोगों ने चर्चा किया है, मीथेन होगा नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो होगा कौन नहीं? कौन नहीं होगा ये पूछा जा रहा है, बताइए जल्दी से कौन नहीं होगा। हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। CFC भी होगा, ये तीनों होंगे, लेकिन हाइड्रोजन को छोड़ करके ये तीनों हो जाएगा। ठीक ना, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। बहुत अच्छा कमेंट आप लोग का आ रहा है, एकदम सही जा रहे हैं आप लोग, एकदम जबरदस्त तैयारी चल रही है। आइए देख लेते हैं, निम्न से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस है? देखिए उत्कृष्ट गैस की बातें हो रही है, उत्कृष्ट गैस का बात हो रहा है। उत्कृष्ट गैस जो होता है 6 गो होता है। कितने होते हैं? 6 होता है। नंबर 1 हीलियम, नंबर 2 नियन, नंबर 3 आर्गन, नंबर 4 क्रिप्टन, नंबर 5 क्या होता है? जेनन, और नंबर 6 जो होता है रेडन। ये होता है, ठीक है, ये होता है आपका हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन होता है। अब इसमें देखिए तो हीलियम आपका जो है ये क्या है? उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस का क्या मतलब होता है? वैसा गैस या वैसा तत्व कहिए जो ना किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। आ रहा समझ में? ना इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी इसका जो बाह्यतम कक्षा होता है वो पूरी तरीके से भरा होता है, यानी फुल होता है। ठीक है, जब फुल रहेगा तो ना किसी से लेगा ना किसी को देगा। कहा जाता है ना माधो को लेना ना ऊधो को देना, तो सब कुछ से पूर्ण है तो काहे लेगा काहे देगा। आइए एक प्रश्न आप लोग से पूछ लेते हैं, आप लोग बता ही दीजिए कि जो विद्युत बल्ब होता है, विद्युत बल्ब, उसमें कौन सी गैसें भरी जाती है? निष्क्रिय ही भरा जाता है, लेकिन कौन सा भरा जाता है ये आप लोग बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इस्ट मिलाने पर गुथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? जब इस्ट मिला देते हैं और आटा को गूंथ देते हैं ऐसे 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 करके, तो उसके बाद किस वजह से यह जो है फूल जाता है? फूलने का क्या वजह हो सकता है? आइए, पहला है ताप में वृद्धि, दूसरा द्रव्य के परिमाण में वृद्धि, तीसरा है इष्ट कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। बिल्कुल सही जवाब आप लोग का है सर आर्गन, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इष्ट कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का या गैस का निर्मोचन, क्या सही जवाब होगा? तो बिल्कुल जैसे ही इष्ट मिलाया जाता है और उसको गूथा जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बन जाता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो एक कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से फूल जाता है। क्या होता है? फूल जाता है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल एकदम। चलिए ऐसे ही प्रश्न छपेंगे बीपीएससी एग्जाम में, ठीक ना, यही सब प्रश्न देखिए ध्यान से देख लीजिए एकदम। पीडीएफ भी आप लोग जरूर रख लीजिएगा सेव करके, फोटो स्टेट करा के रख लीजिएगा, जैसे रखना होगा रख सकते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आम तौर पर वायु प्रदूषक नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने में है, कौन है ऐसा जो वायु को प्रदूषित नहीं करता है? प्रश्न ये कह रहा, देखिएगा यहां, इधर देखिए अंग्रेजी में क्या कहता है, which one of the following is generally not an air pollution, यानी क्या है? पोल्यूटेंट, ठीक है, यानी जो एयर है उसका पोल्यूटेंट, यानी यहां पर हो गया प्रदूषक, नहीं वायु का प्रदूषक नहीं है। कौन है इसमें से? पहला सल्फर डाइऑक्साइड है, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड है, और चौथा क्या है? हाइड्रोकार्बन है। अब यहीं पर देखिए तो फंस गए आप लोग, यहीं पर फंस गए। सही आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड इसका होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, ये वायु का प्रदूषक नहीं माना जाता है, ठीक है, वायु का प्रदूषक नहीं माना जाता है। बाकी सारे जो है
ये प्रदूषित कर सकते हैं, लेकिन ये कभी प्रदूषित नहीं करेगा। इससे क्या होता है, इसका उपयोग पौधे करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर बाद में ऑक्सीजन के रूप में परिवर्तित होता है, जिसका उपयोग जीवन मतलब मनुष्य जीवन से लेकर के मनुष्य से लेकर के सभी जीव जंतु और पौधे भी श्वसन की क्रिया में करते हैं। यहां पर आंसर होगा, यही होगा। कौन सा एक आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए आ जाइए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 34 नंबर क्या कहता है, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीला हरी के रूप में किया जाता है। देखिए, अगर बात हैलोजन की आए तो हैलोजन जो होता है वो मतलब उसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं हैलोजन वाले में, और 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि ये एक इलेक्ट्रॉन चाहता है कि हमें कोई दे दे, और जब एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलता है यह अष्टक पूरा कर लेता है। ये क्या पूरा कर लेता है, अष्टक पूरा करके अस्थाई हो जाता है। अब बात यहाँ वो नहीं है, बात है कि किस वह हैलोजन जिसका उपयोग पीराहारी के रूप में किया जाता है। कौन सा हैलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इस तरह से। देखिए बिल्कुल, देखिए बी बोल रहे हैं ब्रोमीन, बिल्कुल गलत बता रहे हैं। बी कहां से आएगा, आयोडीन, नाम सुने होंगे, नहीं नाम नहीं सुने हैं, आयोडीन, ठीक है, आयोडीन होगा सर, आयोडीन। ये आयोडीन जो है यह वैसा हैलोजन है जो पीराहारी के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है, आयोडीन सही आंसर होगा। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ जाते हैं। 35 नंबर प्रश्न देखेंगे। 35 नंबर हमारा क्या कहता है, चलिए थोड़ा सा इसको नजदीक कर लेते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश भी देख ले, हिंदी भी देख ले। किस वर्ग के पौधे, प्रश्न है किस वर्ग के पौधे जो होते हैं, पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में, अगर नग्न रूप है तो नग्न बीजी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, नग्न बीजी कहा जाता है, नग्न रूप है तो। ये नग्न बीजी है, क्या ब्रायोफाइटा होगा, क्या टेरिडोफाइटा होगा, क्या जिम्नोस्पर्म होगा, या एंजियोस्पर्म होगा? क्या सही होगा इसका आंसर, जल्दी से आप लोग बताने का कष्ट करेंगे जल्दी से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म हो जाएगा। ये नग्न बीजी होता है, और जो जिम्नोस्पर्म होता है वो आवृत्त बीजी होता है। ये आवृत्त बीजी कहिए, और ये जो है अनावृत्त बीजी इसको कहा जाता है, अनावृत्त बीजी, अनावृत्त बीजी भी कहा जाता है। ये हो जाता है, जो नग्न रहता है वो एंजियोस्पर्म, और जो जिम्नोस्पर्म होता है उसको बाहर से कवर किया हुआ रहता है, जिसको कहते हैं क्या, इसके जो बीज होते हैं वो बाहर से ढके होते हैं, ठीक है ना। आ जाइए आगे बढ़ जाते हैं, 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है, देखिए, संसार के सबसे लंबे पौधे जो होते हैं वो किससे संबंधित है, क्या टेरिडोफाइटा से, या द्विबीजपत्री से, या जिम्नोस्पर्म से, या एक बीजपत्री से? सही आंसर का इंतजार है, जल्दी से आप लोग लगा करके देखिए 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। थोड़ा जूम कर लेते हैं प्रश्न, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। प्रश्न बहुत ही अच्छा सा है, बताएंगे जल्दी से। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं टेरिडोफाइटा से, द्विबीजपत्री से, जिम्नोस्पर्म से, क्या हो जाएगा, या एक बीजपत्री से? सही जवाब क्या आएगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही जवाब है जो जिम्नोस्पर्म आपका है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म आपका सही जवाब है, ये आपका सही जवाब है। अब देखिए सबसे बड़ा अगर बात करें जो पौधा है वो कहां पर पाया जाता है, ये आपको कैलिफोर्निया में पाया जाता है, ठीक है, कैलिफोर्निया में पाया जाता है। और इसकी जो लंबाई है इसकी जो लंबाई है साथियों, कैलिफोर्निया, ये लगभग 350 फीट लंबा है। बताइए इसकी चौड़ाई जो है, यानी मोटाई गोलाई जो कह सकते हैं, ये लगभग 30 से 32 फीट 35 फीट तक होता है। बताइए कितने खतरनाक पौधे हैं, कितने लंबे, 350 फुट, कितना ऊंचा होता है, नहीं बताइए कितना ऊंचा होता है। आ जाइए अगला देख लेते हैं। 37 नंबर क्या कहता है, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? मेवा, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा सा प्रश्न, एकदम महत्वपूर्ण। जिम्नोस्पर्म का मेवा सर बताइए, चिलगोजा जो होता है ना, चिलगोजा, इसको जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है, ठीक है। चिलगोजा एक पौधा होता है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है, ध्यान रखेंगे इसको भी। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न 38 नंबर क्या कहता है, प्रश्न है कोरेलाइट जड़ें पाई जाती है
कोरेलाइट जड़ें जो होती है ये कहां पाई जाती है, जल्दी से बताएंगे। आपके सामने अलग अलग आंसर दिए गए हैं। चीर में, लाइकोपोडियम में, साइकस में, या ड्रायोप्टेरिस में, कहां पर पाया जाता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग, कहां पर पाया जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है और आपका सही आंसर हो जाएगा साइकस में पाया जाता है। जो कोरेलाइट है इसकी जड़ें साइकस में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, साइकस में पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न हमारा है, सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है। कोकस में, कहां होता है सबसे बड़ा बीजांड, पूछा जा रहा, बताइए सबसे बड़ा बीजांड कहां होता है। आपके सामने अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं और ये ऑप्शन जो है आपका, पहला कोकस है, दूसरा नीटम है, तीसरा साइकस है और चौथा पाइनस है। तो सही जवाब क्या होगा, सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सबसे बड़ा बीजांड भी पाया जाता है साइकस में ही। कहां पाया जाता है, साइकस में ही पाया जाता है सबसे बड़ा बीजांड। आइए आगे बढ़ जाते हैं, 40 नंबर देखते हैं। साबूदाना, साबूदाना जो है किससे बनाया जाता है। ये साबूदाना जो है किससे बनाया जाता है, ये प्रश्न है। देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ये आपका थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, ये जो आपका ऑप्शन दिया गया है ये थोड़ा सा क्या है, त्रुटि वाला है। अब यहाँ साइकस पाइनस ये दिया हुआ आपको, इसमें से कोई नहीं है। इसमें साबूदाना किससे बनाया जाता है, आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट करके, क्या होगा जल्दी से बताइए। क्या होता है, टेपियोका। ये जो टेपियोका होता है ना, ठीक ना, बहुत हार्ड प्रश्न सब है। अच्छा, अब अगले दिन हल्का ले आएंगे, टेंशन मत लीजिए। साबूदाना सर टेपियोका, या इसको एक दूसरे नाम से जानते हैं, दूसरा नाम है कसावा। कसावा, ये साबूदाना जो है सर टेपियोका कसावा जो है, ये आपको इसी से साबूदाना बनाया जाता है। इसको कहते हैं कसावा या टेपियोका, इसी से बनाया जाता है साबूदाना, छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, बिल्कुल साबूदाना इसी से बनाया जाता है। रविरंजन सर क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। 41 नंबर प्रश्न देखेंगे सर। हाँ, 41 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, ये तो सही बताइए, ये तो आ गया हल्का वाला, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या जल। सही आंसर का प्रतीक्षा है, जल्दी से आप लोग बताएंगे। देखिए सर सही चीजें पढ़ेंगे तभी तो सफलता मिलेगा ना, अगर सही चीज नहीं पढ़ेंगे तो सफलता मिलना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा लेवल तो अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा, सीधा सीधा हमको तो नहीं पूछेगा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। ठीक है, पूछ दे तो अति उत्तम, उसको भी पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, तो कार्बोहाइड्रेट, बहुत जबरदस्त जवाब आप लोग लगा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट सही होगा। हल्के चीजों को भी पढ़ना है, भारी चीजों को भी पढ़ना है, कुछ भी नहीं छूटे, हर एक चीज को पढ़ना है सर। तो कार्बोहाइड्रेट आपका बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे। आ जाइए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, कोशिका का बिजली घर किसको कहा जाता है, जल्दी से बताइएगा, तो कमेंट कीजिएगा हमें, कोशिका का बिजली घर किसको कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या है। एंजाइम जो होता है सर वो मूल रूप से क्या होता है। एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन है, वो क्या है, प्रोटीन है। एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंग्रेजी भी देख सकते हैं। व्हाट इज एंजाइम, बेसिकली एंजाइम को मुख्य रूप से हम क्या कहते हैं, ये कह रहा है। चलिए, निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट किसमें होता है सर, कोबाल्ट किसमें होता है, कोबाल्ट जो होता है विटामिन B12 होता है, इसी में पाया जाता है कोबाल्ट, CO। और कोबाल्ट से किस चीज का उपचार होता है, कोबाल्ट के समस्थानिक से उपचार किसका होता है, तो कैंसर का इलाज होता है, कैंसर का इलाज होता है। ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे सर, अगला प्रश्न देखेंगे, अगला हमारा क्या कहता है। 44 नंबर, विटामिन सी का रासायनिक नाम बहुत बार बताया जा चुका है सर। विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है, किसमें, खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू, जैसे आपका
और क्या, संतरा, ठीक ना जी। चलिए, बहुत सारे लोग का बी ए आ रहा है, ए तो नहीं होगा सर। एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। नींबू में पाया जाता है सर सिट्रिक एसिड, नींबू में पाया जाता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। चलिए, नाइट्रिक अम्ल के लिए हम लोग HNO3 फॉर्मूला इसका होता है, HNO3 होता है। दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है सर। दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। और आप लोग बता दीजिए कि ऑक्जेलिक अम्ल किस चीज में पाया जाता है, कमेंट कीजिएगा जल्दी से, ऑक्जेलिक अम्ल किस चीज में पाया जाता है। तब तक हम आगे बढ़ जाते हैं, 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा पाया जाता है, टार्टरिक पाया जाता है, ठीक है। अब यहां आइए, आप लोग ऑक्जेलिक अम्ल बताएंगे, बिल्कुल, बहुत अच्छा। मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। मनुष्य के आंखों में एंजाइम्स होता है और जिसके वजह से जीवाणु क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और वो है आपको लाइसोजाइम। कौन सा है, लाइसोजाइम है ऐसा एंजाइम जिसके वजह से जीवाणु क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सही आंसर आपका सी है। चलिए फटाफट देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है सर। मानव शरीर में जो उत्तेजना होता है, जो एक्साइटमेंट होता है, इसके लिए कौन सी ग्रंथि जो है जिम्मेवार है, बताएंगे। क्या अवट्टु ग्रंथि है, क्या अग्नाशय ग्रंथि है, क्या अधिवृक्क ग्रंथि है, या क्या पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है, और पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, नहीं कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। लेकिन यहां पर जो सही आंसर होगा वो अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं। और यही जो है मनुष्य के शरीर में उत्तेजना का मुख्य कारण बनता है। इसी के वजह से क्या होता है, उत्तेजना भी आती है। वैसे कहिएगा तो जो अंडकोश होता है उसमें क्या पाया जाता है, अंडकोश में कौन सा पाया जाता है, उसमें तो फिर पीयूष ग्रंथि ही पाया जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि ही पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, लेकिन मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। अगर देखें औसतन पुरुष का 1336 ग्राम होता है, अब महिला का 1198 ग्राम होता है। अब इन दोनों को मिला जुला करके लगभग आपको 1350 ग्राम पर ला करके छोड़ दिया जाता है। ये आपका हो जाएगा 1350 ग्राम वाला, लगभग 1350 ग्राम मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। बहुत जबरदस्त आप लोग जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल, बहुत अच्छा। 48 नंबर प्रश्न देखेंगे। 48 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि क्या होती है। लंबी अस्थि मतलब हड्डी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। और ये कहां पाया जाता है, जंघा की हड्डी में पाया जाता है। सबसे छोटा कौन सा होता है, स्टेपी होता है, स्टेपी। ये कहां पाया जाता है, कान में पाया जाता है, नहीं। और सबसे बड़ा होता है जंघा में फीमर, और इसको कहते हैं थाई बोन। अगर हिंदी में कहे तो उरुअस्थि। अब बताइए, हिंदी को देखिएगा तो पकड़ में नहीं आएगा, उरुअस्थि, अंतजंघ का, है ना। उसके बाद प्रंगंडिका, अंत प्रकोष्ठिका। लेकिन सही यहां पर अंग्रेजी को जब देखिएगा, थाई बोन पकड़ लीजिएगा। ओहो, नहीं कहता, जांग का हड्डी कह रहा है। और जांग का हड्डी क्या होता है, फीमर होता है। और फीमर क्या है, सबसे लंबी हड्डी है कि नहीं, सबसे लंबी हड्डी होती है। आ जाइए, और मजबूत भी होती है। 49 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है, ये पूछा जा रहा है, बताइए कौन सा कीट नहीं है। क्या ऑप्शन है, तितली, तिलचट्टा, मच्छर और मकड़ी। कौन जो है कीट नहीं है, पहला तितली है, तिलचट्टा बताएंगे कौन सा जो है आपका कीट नहीं है। तितली, तिलचट्टा, मच्छर और मकड़ी। सही आंसर बताइए। चलिए, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग आंसर आ रहे हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, बता दें। ओके, चलिए बता देते हैं
देखिए तितली को जो है कीट से अलग रखा गया है। तिलचट्टा, मच्छर और मकड़ी ये तीनों के तीनों कीट में आते हैं। बिल्कुल सही आंसर तितली हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला देख लीजिए क्या कहता है 50 नंबर। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर का अध्ययन जो है अंकोलॉजी कहलाता है। अंकोलॉजी कहलाता है। न्यूरोलॉजी किस चीज का अंदर है अध्ययन है? तंत्रिका तंत्र का अध्ययन है। किसका? तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। तंत्रिका तंत्र का। ऑर्गेन सब का अध्ययन ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। ठीक ना? और आप लोग के लिए छोड़ देते हैं कि लास्ट जो है टॉपिक सीरोलॉजी किसका अध्ययन है, ये हमें यूट्यूब पर कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। यहां नहीं देना है, वहां पे जवाब देना है आपको, सीरोलॉजी किस चीज का अध्ययन है। अब आप लोग बताएंगे कि कैसा प्रश्न था और कितना सही हुआ। ठीक है, कितना सही हुआ निश्चित रूप से, और सभी साथियों तक शेयर कर देंगे। जो लोग चैनल पर नए होंगे वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी लोग क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं दिए गए नंबर से संपर्क करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कर सकते हैं सर, बिल्कुल। चलिए सर, ओके। कैसा था क्वेश्चन, आप लोग फीडबैक जरूर कमेंट करके दीजिएगा। इम्तियाज सर का 38 सही हुआ। चलिए VVI बहुत अच्छा था, 33 सही हुआ। किन्हीं का 15 सही हुआ। मुकेश जी का देखिए, अच्छा है सर। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, ये मटेरियल आप तक पहुंच जाएगा। कई बार पढ़ेंगे, निश्चित रूप से आपको आपका साइंस और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, चलिए ओके, गुड नाइट।